चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 9th का ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान रखना यहाँ से हमारी बायो स्टार्ट हो रही है। जो हमारा चैप्टर है सेल, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। देखो सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको छोटी छोटी क्लासों से मिल चुकी है, हालांकि हम इसको अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रॉपरली कि एक सेल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता और किस किस ने क्या क्या डिस्कवरी करी। तो पहले कुछ नाम पढ़ लेते हैं, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, जिन्होंने इसको 1665 में डिस्कवरी की थी इसकी। जब इन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी तो इन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क था, एक पतला सा स्लाइस ऑफ कॉर्क था, छाल सा था पेड़ का। ये जो जिस तरीके से जब उन्होंने उसको देखा तो उसमें कुछ हनी कॉम, जैसे आप छत्ता देखते हो ना, शहद हनी कॉम के आपको कुछ कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं ऐसे, है ना, इस तरीके से कुछ कुछ, ठीक है। तो कुछ कुछ कंपार्टमेंट थे जिन्हों को इन्होंने एक एक कंपार्टमेंट को नाम दिया था सेल। और कॉर्क होता क्या है, कॉर्क एक स्पॉन्जी सा हल्का सा ब्राउनिश मटेरियल होता है जो पेड़ का आउटर पार्ट होता है ट्री ट्रंक्स का, ठीक है ना। और जब उन्होंने उसको देखा था तो वो एक डेड प्लांट टिश्यू था। टिश्यू हो सकता है किसी को नहीं पता हो तो मैं टिश्यू का मतलब समझा देता हूँ। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। तो जब उन्होंने देखा तो एक टिश्यू देखा, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे सेल थे, लेकिन वो सारे सेल डेड सेल थे। डेड सेल एक बॉडी में होते हैं, हम जैसे हम शरीर में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में डेड सेल नहीं होते, धीरे धीरे वो रिमूव हो जाते हैं नए सेल से। कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी में सेल नए आते रहते हैं, डिवीजन चलता रहता है। लेकिन जब वो सेल पाया गया तो वो डेड सेल पाया गया। तो ये बेहतरीन तरीके से हम आगे जाके टिश्यू वाले चैप्टर में समझेंगे कि डेड सेल भी होते हैं या नहीं होते, क्या उनका सिस्टम होता है। तो जब उन्होंने सबसे पहले जो हनी कॉम्ब के कंपार्टमेंट देखे थे, ऐसे हनी कॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट उन्हें नजर आए, तो वो सेल उन्होंने उनको सेल कहा। और वो जो पहला उन्होंने सबसे पहले देखा था वो एक डेड प्लांट टिश्यू था। लेकिन हुक ने एक्चुअली में जो देखा था वो डेड सेल देखा था, और जो कॉर्क थी, जो पूरी छाल थी एक तरीके से पेड़ की, वो सारी डेड थी। इसका मतलब उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिल्स नहीं थी। ऑर्गेनिल्स क्या होती है जो हम आगे समझेंगे आगे जाके। या उसके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं था। अब देखो ये ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ, छोटी क्लासों में भी आप समझ चुके हो। अगर हम बात करें एक सेल की, तो मान लो ये एक सेल है और इस सेल में बिल्कुल बीच में आपको पता है न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये वाला पार्ट, थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी आपको, तो ये वाला पार्ट जो होता है जेली लाइक होता है थोड़ा बहुत, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर ना तो कुछ साइटोप्लाज्म पाया गया है, ना ही कुछ न्यूक्लियस, जो कि बिल्कुल बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। उसके अंदर कुछ भी पाया नहीं गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद जो एंटनी ल्यू वैन होक थे, इन्होंने 1674 में एक बेटर माइक्रोस्कोप के साथ एक इस्तेमाल करा, जिन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा या टीथ के स्क्रैपिंग्स में देखा और अलग अलग जगहों पे इन्होंने देखा कि एक छोटी सी लिविंग थिंग्स कहीं ना कहीं आसपास घूम रही है, मूव कर रही है। तो ये जो लिविंग चीज उन्होंने देखी ना, वो बैक्टीरिया जैसी नजर आ रही थी या प्रोटोजोआ जैसी नजर आ रही थी, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से बने हुए। बाद में और खोज हुई 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस ऑफ सेल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और इन्होंने प्लांट सेल को देखा था माइक्रोस्कोप के अंडर, माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने प्लांट के सेल में देखा। और इन्होंने एक छोटा सा डार्क और राउंड पार्ट देखा उसके सेंटर में। तो मतलब जैसे मान लो इन्होंने ये सेल देखा, इस सेल के बीच में एक छोटा सा डार्क राउंड पार्ट देखा। इन्होंने बोला ये छोटा सा है, डार्क है थोड़ा सा और राउंड है और सेंटर में पाया जाता है। इन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लियस। और ये कंट्रोल करता है पूरा, ये जो सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है पूरे सेल का, मतलब ये पूरा सेल एक तरीके से समझ लो चलाता है, दिमाग है। जैसे आपका दिमाग पूरा शरीर चलाता है, वैसे ही न्यूक्लियस जो है उसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा गया, जो कंट्रोल करता है सेंटर, जो सेंटर ऑफ सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे अगले भाई साहब आए थे पुरकिंजे, जो 1839 में आए थे। इन्होंने सेल के अंदर की पढ़ाई करी थी, ठीक है ना। मतलब इन्होंने अंदर, जैसे सेल है ये, इस सेल के अंदर की बातें करी, ठीक है ना। इन्होंने देखा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। मतलब इन्होंने देखा जो सेल है ना, इस सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ मालपुआ भरा पड़ा है, ठीक है ना। इसको इन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। मतलब इन्होंने कहा जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर जो भी ये पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा जेली की तरह है, और इन्हों को इसने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म,
ठीक है। इन्होंने कहा ये सेल का लिविंग पार्ट कहलाता है, जीवित पार्ट कहलाता है। फिर मेरे अगर एक सेल है, इस सेल के अंदर आपको पता है बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस होता है। अगर मैं पूरे सेल के अंदर इस पूरे हिस्से की बात करूं, ध्यान समझना, ये पूरे हिस्से की, ये पूरा हिस्सा, ये जिसके अंदर न्यूक्लियस भी आता है, तो ये हिस्सा कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। और सिर्फ ये न्यूक्लियस के अलावा जो हिस्सा है, ये वाला सिर्फ बचा हुआ, जैसे मान लो अगर मैं एक सेल बनाऊं और उसके बाद ये मैं न्यूक्लियस बना दूं और उसके अलावा ये जो बाकी का हिस्सा है, ये बेटा कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में ये फर्क होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ये स्लेडन भाई साहब थे 1838 में, इन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी करी। इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, जितने भी प्लांट हैं वो सब सेल से बने, इन्होंने कहा। अब देखो उस टाइम, अभी तो आप बोलोगे भैया इसमें क्या आम बात है, लेकिन उस टाइम पे तो ये खोज ही हो गई ना कि हाँ देखो सारे, देखो जितने भी प्लांट हैं वो सब सेल से बने होते हैं। और कहता है प्लांट जो आप देखते हो ना धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ये इसी वजह से होता है कि उसके जो सेल हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारे स्वॉन भाई साहब आए थे, जो आए थे 1839 में, ठीक है ना। और इन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टडी करा। इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल, इन्होंने कहा जानवर भी इसी से ही बने हुए हैं। कह रहा है एनिमल्स एंड प्लांट सेल आर डिफरेंट बट बोथ आर मेड ऑफ सेल। कहता है एनिमल और प्लांट दोनों सेल से ही बने हैं, भले ही दोनों के सेल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सेल से ही बने हुए। एनिमल सेल डिफरेंट होता है और प्लांट सेल डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों सेल से ही बने हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे भाई रुडोल्फ वर्च्यो, जो इनका नाम है, ये आए 1855 में। इन्होंने कहा दैट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल। अब देखो हमने प्लांट के बारे में पढ़ लिया कि प्लांट ग्रो करता है, अपने नंबरों को बढ़ाता है, लेकिन इन्होंने एक चीज खोज करी। इन्होंने कहा कि जो सेल होते हैं ना, ये डिवाइड होते हैं, बढ़ते हैं और एक नया सेल बनाते हैं। मतलब ये एक अकेला सेल है, ये सेल क्या होगा, अपने आप को डिवाइड करेगा दो हिस्सों में और नए नए सेल बन जाएंगे। एक पेरेंट सेल कहलाएगा, एक डॉटर सेल कहलाएगा, ऐसा नया बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कहा जितने भी नए सेल आ रहे हैं ना एक बॉडी में, वो पुराने सेल से ही आ रहे हैं। कोई नए जो बन रहे हैं वो ऐसा नहीं कि कोई एकदम से जादू हो रहा है और एकदम से बट पैदा हो गया, कुछ नया हो गया, नहीं नहीं, पुराने से ही बन रहे हैं। और ये जो आइडिया था, इसने पूरी सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करने में मदद करी, जो हम आगे अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? कहता है सेल थ्योरी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। सेल की जो थ्योरी है वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, जो हमें बताता है सेल क्या होता है और सेल का क्या योगदान है या क्या रोल है लिविंग थिंग्स में, ठीक है ना। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, ये ध्यान रखना। सेल थ्योरी दी किसने थी? तो सेल थ्योरी स्लेडन और स्वॉन ने दी थी, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्लांट के बारे में स्लेडन ने बताया था, स्वॉन ने बताया था एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और इन्होंने मिलकर एक ओरिजिनल सेल थ्योरी दी थी। जो पहले 2 पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं अभी। मेन जो तो 2 पॉइंट्स है ना, ये वाले ये हम देखेंगे अभी। वर्च्यो जो थे उन्होंने 3rd पॉइंट को ऐड करा था, और ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये उन्होंने अभी हमने पढ़ लिया, इन्होंने ये जानकारी दी थी। तो ये 3 पॉइंट क्या कहते हैं? तीनों पॉइंट तो देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। पहली बात कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हैं। भले ही वो कोई छोटा सा बैक्टीरिया क्यों ना हो या बड़े से बड़ा कोई हाथी क्यों ना हो, सब सेल से बने हैं। फिर कहता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब जैसे कोई भी चीज होती है वो एक छोटी सी चीज से बनती है, वैसे ही आपकी जो बॉडी है वो सबसे छोटी यूनिट आपकी बॉडी में सेल है, जिससे पूरा सेल इकट्ठा हो के आपका पूरा शरीर बन रहा है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट। जैसे एक मकान बनता है, मकान में सबसे छोटी यूनिट होती है ईंटें। ईंटें मिलके पूरा घर तैयार होता है, तो एक एक ईंट से घर बनता है ना। उसी लिए आपकी जो बॉडी है वो एक एक सेल से बन रही है। तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल थ्योरी के, याद रखना। तो मुझे सेल थ्योरी क्या है? तो पहला पॉइंट कि सेल जो होते हैं वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। दूसरा कि जो सेल है वो हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना, सबसे छोटी चीज है। जस्ट लाइक बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। जितने भी एक्टिविटीज हैं, सांस लेना, डाइजेस्ट करना, ग्रो करना, ये सब सेल के अंदर ही होता है। अगर आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में सेल ग्रो हो रहे हैं। आपकी बॉडी का अपने जो सेल्स हैं वो अपनी बॉडी को ग्रो कर रहे हैं, वो अपने अंदर अच्छी ग्रोथ ला रहे हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से। और तीसरा पॉइंट, अब देखो ये 2 पॉइंट किसने दिए थे, ऊपर पढ़ लेना। इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए थे, फर्स्ट 2 पॉइंट इन्होंने मिलके फर्स्ट 2 पॉइंट दिए थे, पहले 2 पॉइंट। लेकिन तीसरा पॉइंट हमारे
वर्च्यू भाई साहब ने दी। क्या बोला इन्होंने आके, उन्होंने क्या, ऑल सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑलरेडी बॉडी में एक सेल है, उसी से ही नया सेल बनता है, कोई जादू से नया सेल पैदा नहीं होता, ठीक है। न्यू सेल आर नॉट मेड फ्रॉम एयर और एनीथिंग मैजिकल, कुछ जादू नहीं है ये, ठीक है ना। दे आर मेड व्हेन ओल्ड सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल। जब पुराना सेल आपकी बॉडी में डिवाइड हो जाता है, नया सेल बन जाता है, समझ रहे हो, तो दिस इज सेल डिवीजन, नया सेल बन गया, तो दिस इज नॉट अ जादू, ओके। चलो आगे चलते हैं। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, लेकिन जो सेल की थ्योरी है ना, ये एक जगह फॉलो नहीं होती, वायरस का केस है मेरे भाइयों, ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की, मतलब ये तीनों चीजें इसमें नहीं होती है वायरस में। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, तो इसका मतलब हो सकता है वायरस में चीज फॉलो ना हो। सबसे छोटी यूनिट यानी कि और ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है, ये फॉलो नहीं करता। ये क्या कहता है, कहता है दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, वायरस सेल से नहीं बने। दे डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, जैसे एक सेल होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ये सेल है ना, ये सेल की जो मैंने काले रंग की बाउंड्री बनाई है, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, सेल की बाउंड्री कहलाती है। ऑर्गेनिल्स ऐसा समझ लो बेटा, ऑर्गेनिल्स या साइटोप्लाज्म मतलब इसके अंदर के हिस्से बीच में, जब हम जनरली क्या पढ़ते हैं, ये सेल है, सेल के बीच में बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके अलावा भी यहाँ पे और चीजें होती हैं जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, जिन्हें ऑर्गेनिल्स कहा गया है, ये होती हैं, लेकिन वायरस के अंदर ये भी नहीं होती है। ये ग्रोथ नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। आपको पता है ना सेल क्या करता है, ग्रो करता है, 1 से 2, 2 से 4 बनाता है। वायरस ऐसा नहीं कर सकता, खुद से नहीं कर सकता, खुद से नहीं कर सकता। They can only reproduce inside a living cell of another organism. वायरस यहाँ पड़ा हो, अगर इस जमीन पे यहाँ पड़ा हो, तो ये मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में घुस जाएगा, जिंदा हो जाएगा। भूत है, ऐसा समझ लो, भूत है, रात हुई ऐसे ही समझ लो, जैसे आपकी बॉडी में घुसेगा ना, एक्टिव हो जाएगा और अपनी बॉडी में ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। अब आप बोलोगे भैया आपने तो बोला नहीं करते हैं ग्रो, हाँ जायज बात है, यहाँ जब पड़ा था तब नहीं करेगा, जैसे आपकी बॉडी में घुसेगा अपनी आबादी बढ़ाने शुरू करेगा। हमला, आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा, डर जाएगा, वो कोई आ गया, लड़ाई करेंगे, समझ लो इस तरीके। सो वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? अब देखो हमने एक चीज पढ़ी कि वायरस रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन ओनली जब, वो सिर्फ तभी करेंगे जब वो किसी की बॉडी में, ठीक है ना। वायरस दोनों है भैया, मरे हुए जब हैं, जब वो एक लिविंग बॉडी के आउटसाइड है, लिविंग बॉडी के आउटसाइड है, मतलब यहां बाहर पड़े, या आप लिविंग बॉडी हो, आपके बाहर पड़े, मरे हुए हो। लेकिन जिंदा जब हो जाते हैं, आंखें ऐसे खोल लेते हैं अपनी, जैसे ही वो होस्ट सेल मतलब आपकी बॉडी में घुस जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी मशीन को इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपके शरीर को इस्तेमाल करेंगे रिप्रोड्यूस करने में। और वायरस को कंसीडर करा जाता है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे ऐसी चीज बताओ जहां सेल थ्योरी फॉलो नहीं होती, दैट इज वायरस। वायरस के केस में सेल थ्योरी। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतु, ऐसे लिविंग थिंग जो एक सेल से बने हो, और कुछ ऐसे जो एक से ज्यादा सेल से बने। तो यूनिसेल्युलर मतलब ऐसे जीव जंतु जो एक सेल से बने हो और वो सारे फंक्शंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेल है तो थोड़ी कमी हो गई, नहीं, सारे फंक्शन, जैसे सांस लेना, डाइजेशन, सब होता है, ब्रीथिंग, डाइजेशन, एवरीथिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब नेचर क्या है, फीचर क्या है इनका, तो कहता है ये सिंगल सेल है, मतलब एक सेल से बने हैं, और वन सेल, एक ही सेल, खाना खिलाना, एक्सक्रीशन मतलब निकालना, और ग्रो करना, बच्चे भी पैदा करना, रिप्रोडक्शन, हर चीज, और मूवमेंट करना, सब एक ही सेल के अंदर होएगा। और ये यूजुअली माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इन्हें आप जनरली देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक है, इसको आप नेक डाई से नहीं देख सकते। इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखना, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, या ये यीस्ट जो है इसे एक फंगस का टाइप कहा जाता है, ठीक है। ये सब सिंगल सेल्यूलर है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद मल्टी सेल्यूलर पे आते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मतलब ये एक से ज्यादा सेल बने हुए। अब देखो हमने यहां पढ़ा कि एक ही सेल खाना खिलाना, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब काम कर रहा है, तो यहां ये चीज बट जाएगी। कोई एक फीडिंग करता होगा, कोई एक्सक्रीशन करता होगा, कोई ग्रोथ, कोई और फिर बहुत सारे काम है उसके अलावा भी।
तो आपको कहता है कि ईच सेल इन अ बॉडी हैज अ स्पेसिफिक जॉब टू डू, हर किसी के पास अपनी एक अलग काम होगा करने को, एंड टुगेदर दे मेक द ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल, और सब मिलके एक होल काम करते हैं, मतलब पूरा होल काम क्या है, सबका मिलके एक काम है इस पूरे शरीर को चलाना, ठीक है ना। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, डाइजेशन, एवरीथिंग, हर चीज होती है। तो हर वो चीज, हर अलग अलग सेल उस काम को परफॉर्म कर रहा है। इसके फीचर की बात करते हैं, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, कहता है ये बहुत सारे सेल से बना हुआ है, इवन कैन बी 1000 और इवन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, 1000 या ट्रिलियंस की मात्रा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। ये जो सेल होते हैं ना, ये स्पेशलाइज होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं मसल सेल्स की, तो इसका काम सिर्फ वहीं पर है, नर्व सेल्स की तो इसका काम सिर्फ वही काम है, या कोई स्किन सेल्स है तो वो डाइजेशन नहीं संभालेगा, उसका पर्टिकुलरली अपना एक अलग अलग काम है। और वहां पर उल्टा था, वहां एक ही सेल सारे काम कर रहा था, यहाँ एक स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक वर्क करेगा। These organisms are larger, और ये जिन भी जीव जंतु में है वो जीव जंतु बड़े होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, जानवर हो गए, ये सब बड़े में होता है, ठीक है ना। और इन्हें आप कैन बी सीन विद नेक्ड आईज, अब वो जायज बात है, ये एग्जाम्पल था, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम यीस्ट, ये आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप लोग हो, आपके अंदर भी बॉडी सेल है, आपकी बॉडी सेल को नहीं मैं कह रहा देख सकते, हम आपको देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। तो द सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ फंक्शन, और ये सेल मिलके आपकी पूरी जिंदगी को जी सके, जैसे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, डाइजेशन हो रहा है, एवरीथिंग, ये सब पॉसिबल कराते हैं ताकि आप जिंदा रह सको, ये सारा काम करते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, हम लोग हैं, हम लोग ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हुए। एनिमल जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ठीक है ना। प्लांट जैसे ट्री, फ्लावर, घासे, और फंगाई जैसे कि मशरूम। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था टाइप ऑफ फंगस, और ये भी एक टाइप ऑफ फंगस है, यानी कि फंगाई कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ सेल। अब ये जो मैंने ऊपर पढ़ाया ना, ये आपको मैंने टाइप्स ऑफ सेल नहीं पढ़ाया, ये टाइप्स ऑफ सेल नहीं है, ये टाइप्स ऑफ सेल है। मतलब अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो तो मैंने ये बोला कि कुछ जो हमारे शरीर है, इंसानी शरीर या जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो या तो एक सेल से बने हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा सेल से। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि सेल ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मींस पहले या प्रिमिटिव, और दीज आर द ओल्डर एंड सिंपलर सेल्स। ये पहले मतलब पुराने, ऐसा समझ लो पुराने, पहले के टाइम पे ऐसे सेल हुआ करते थे, ऐसा समझ लो। आज मॉडर्न जमाना हुआ, डेवलप्ड होगा, ऐसा समझ लो। तो ये सेल जनरली पुराने और सिंपलर, बड़े सिंपल से सेल हुआ करते थे, ठीक है ना। और डेफिनेशन की बात करें तो ये सेल स्मॉल, छोटे होते थे, ठीक है ना, सिंपल सेल हुआ करते थे। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था, या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा भैया एक सेल होता है, सेल के बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस। इनमें ट्रू न्यूक्लियस मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं है, कुछ नहीं पता, मतलब एक सेपरेटली न्यूक्लियस दिखाई देता है ना, वो नहीं था इनके पास, ठीक है। इनके पास जो है प्रॉपर न्यूक्लियस ना होने के बजाय इनके पास एक न्यूक्लियोइड हुआ करता था। न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था, क्या हुआ करता था? न्यूक्लियोइड। A simple area where DNA is kept without any covering or membrane। मतलब अब आपको पता है, जनरली आप आगे जाके पढ़ोगे कि जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है। आप जनरली बोलते नहीं हो कि डीएनए टेस्ट करा लो, ये मेरा, हमारे देश में तो अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, पर बाहर के देशों में ऐसा हो जाता है। डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट से पता चला जी ये इसका, ये उसका है, कौन किसका है, पता चल जाता है। जनरली कहने का मतलब है जो नॉर्मल बॉडी है वो रिप्रोडक्शन भी करती है, बच्चे भी पैदा करती है, तो जो आपकी बॉडी के सेल हैं वो डिवाइड होते हैं और वही बॉडी सेल आपके बच्चों में जाते हैं। तो आप जब डीएनए टेस्ट करोगे तो आपका जो बच्चे का सेल होगा और आपका सेल होगा वो सेम मैच करेंगे। तो कहने का मतलब पता क्या है, यानी कि अब मैं थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो आगे हम पढ़ेंगे, आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जो डीएनए होता है वो जनरली सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता था। अब यहाँ तो अच्छे से न्यूक्लियस ही नहीं है, तो यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, यहाँ न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और न्यूक्लियोइड के अंदर, अब न्यूक्लियोइड में देखो एक ऐसी जगह है जहां डीएनए रखा हुआ है लेकिन कोई बाउंड्री, कोई कवरिंग नहीं है,
ऐसा नहीं कि कोई बाउंड्री, जैसे आपको पता है थोड़ा बहुत तो कि न्यूक्लियस की भी एक बाउंड्री होती है, एक स्पेसिफिक जगह होती है, लेकिन यहां तो वो न्यूक्लियोइड में डीएनए रखा है और उसकी भी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके प्रोकैरियोटिक सेल के, तो देखो मजा आएगा। न्यूक्लियस की बात करता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट। इंस्टेड इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, जो भी कहां पाया जाता है, न्यूक्लियड, और वो भी ओपन है, खुला हुआ है, कहीं भी, जैसे मान लो पूरा सेल है, उसमें कहीं भी घूम रहा है, तैर रहा है, फ्लो कर रहा है। देखो लिखा है ना, फ्लोट फ्रीली, कोई कवरिंग ही नहीं है, उसको कहीं संभाल के ही नहीं रखा, ऐसे फ्लो कर रहा है इधर उधर। समझ में आया? ठीक है ना। अगला मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये क्या होती है मेरे भाई? नॉट प्रेजेंट। इसके अंदर ऑर्गेनेल्स छोटे छोटे से पार्ट होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं सेल के अंदर। जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं, बेटा ये सेल हुआ ना, सेल के बीच में आपको पता है न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा मेरे भाइयों यहाँ कुछ और भी चीजें होती हैं छोटी मोटी, है ना, ऐसे ऐसे छोटे मोटे बड़े बड़े ऐसे इस तरीके से, ये ऑर्गेनेल्स कहलाती है, जो एक सेल के अंदर और भी अलग अलग काम करा करती हैं। किसी का काम खाना बनाना, खाना पैक करना, कूड़ा साफ करना, सेल के अंदर झाड़ू पोछा मारना, सबके अपने अलग अलग काम है। ये घर है एक तरीके से, और घर में वो आपका शरीर है, शरीर का दिमाग है, दिमाग के अंदर उसके अलावा भी बहुत सारे शरीर के सिस्टम है ना आपके, तो ये वो ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। अब जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी भी अपनी बाउंड्री होती है, तो यहाँ क्या लिखा है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं एक सेल के अंदर, जो अलग अलग काम करा करते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है? मतलब उनको एक पतली सी परत से कवर करना, एक बाउंड्री से कवर करना। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ ऑर्गेनेल। सेल के अलावा बिल्कुल बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, उसके अलावा कहीं इस इधर उधर आसपास जगह में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ये जगह कुछ और ये कुछ और काम करते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं कि नहीं होती? यहां लिखा है नहीं होती। ठीक है। इसके बाद मेरे भाइयों राइबोसोम्स, हालांकि राइबोसोम्स भी ऑर्गेनेल्स ही होता है एक तरीके, जो हम समझेंगे आगे जाके, लेकिन अभी आपको इस चीज पे देखो, अभी ना राइबोसोम आपके मन में एक सवाल आ गया, ये क्या होता है? तो अभी धीरे धीरे समझेंगे, जब आप पूरा वो चैप्टर पढ़ लोगे, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लोगे ना, एक बार फिर से इस पे आना, तब आपको रिलेटेबल लगेंगी चीजें जो। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं राइबोसोम क्या होता है। कहता है राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। ये अब देखो, इसको ना हमने एक्सप्लेन भी कर रखा है, भले हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ नॉट प्रेजेंट प्रेजेंट लिख के भी अपन खत्म कर सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपरली लिखा है कि हाँ कैसे क्या काम है उसका। तो देखो क्या बोलता है, दे आर वेरी टाइनी पार्ट, बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बस आपको ये याद रखना है करते क्या है, मेकिंग प्रोटीन्स। तो राइबोसोम्स आपके सेल के अंदर कहीं ना कहीं कोने में पाया जाएगा, और क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होता है, और ये पुराने वाले प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। हाँ ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल मतलब सेल की बाउंड्री, दीवार प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और ये किसी सब्सटेंस से बनी होती है, जो क्या कहलाता है? पेप्टिडोग्लाइकन। ध्यान रखना, अगर हम बात करें सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि सेल की बाउंड्री तो होती है। और सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल को आप कहते हो, जो सेल वॉल है ना, वो एक स्पेशल चीज से बना हुआ होता है, सब्सटेंस से बना हुआ होता है, वो कहलाता है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। और ये हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जो उसको शेप और प्रोटेक्शन देता है, यानी कि जो हमारा ये है पेप्टिडोग्लाइकन, इससे बना हुआ होता है सेल वॉल। और सेल वॉल जो होता है ना, वो बाहर का, सेल वॉल जो होता है वो एक बाहर का आउटर कवरिंग होता है, कवर करता है और एक आकार देता है सेल को, और उसके साथ साथ सेल की प्रोटेक्शन, मजबूती, रक्षक है ये उसका। समझ रहे हो? इसके बाद मेरे भाइयों साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म तो आपको पता है ना, सेल के अलावा, अब देखो जायज बात है, सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा ये न्यूक्लियस अगर हम बना दे तो इसके अलावा ये वाला हिस्सा जो बाहर का, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये प्रेजेंट होता है बिल्कुल। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, वो सेल में होता है, और ये जिसके अंदर सारी चीज बह रही होती है, एवरीथिंग, क्योंकि शेप तो है नहीं सबकी। हमने जो पढ़े ऑर्गेनेल्स तो पाई जाती हैं, लेकिन ऑर्गेनेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो नहीं पाई जा रही, तो इसका मतलब ढंग से बाउंड्री नहीं, कहीं भी फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है ना। बाकी साइज के ऊपर बात करें तो भैया इनका आकार बड़ा छोटा होता है, इनकी साइज की बात हो रही प्रोकैरियोटिक सेल की। इसका जो साइज है दैट इज 1/100th ऑफ मिलीमीटर, ठीक है ना, या फिर 1 से 10 माइक्रोमीटर कहलाता है। ठीक है। और 1 माइक्रोमीटर मतलब अगर आप मिलीमीटर को भी 1000 हिस्सा कर दो मिलीमीटर का भी, तो ये उसका भी 1 से 10 के बीच में पाया जाता है।
एग्जाम्पल बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल होता था, ठीक है, और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता था ना, वो इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो यूकैरियोटिक में ये जो यू है, EU, इसका मतलब होता है ट्रू, और ये वाले जो सेल हैं ये एडवांस्ड और कंप्लीट सेल कहलाते हैं। वो कैसे, वो अभी हम समझेंगे। मतलब ये और ज्यादा डेवलप्ड सेल है, एक सेल ही है, वो भी सेल थे, ये भी सेल, बट ये मोर डेवलप्ड है, ठीक है। कैसे, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। सबसे पहला डिफरेंस इनका, आपने प्रोकैरियोटिक पढ़ा था, वहां पे क्या था, वहां पे प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पर एक ट्रू न्यूक्लियस है जिसके पास एक कवर्ड है वो मेम्ब्रेन से अच्छा खासा, ठीक है, और इसके पास बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते थे। वहां याद है हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं, इधर उधर घूम रहे घाम रहे, कुछ मतलब आराम से फ्लो कर रहे होते थे वो, ठीक है। और आपको कहता है टाइनी पार्ट्स दैट डू स्पेसिफिक, हाँ, तो ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, देखो ऑर्गेनिल्स के बारे में लिखा है थोड़ा बहुत, अब यहां से जानना। ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो आपको कहता है कि छोटे छोटे टाइनी पार्ट्स होते हैं सेल के, ठीक है ना, या फिर सेल के छोटे छोटे अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो अलग अलग काम करा करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं थोड़ा समझाना चाहूँ तो ध्यान सुनना मेरी बात ना। जैसे मान लो ये हमारा एक सेल हो गया, इस सेल के बीच में ये वाला पार्ट न्यूक्लियस हो गया, और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिल्स की, तो सेल के आसपास से छोटे मोटे ऐसे कुछ और पार्ट्स होंगे जो सेल को जिंदा रहने में या सेल का जो भी काम है उस काम में मदद करते हैं। बीच में तो न्यूक्लियस होता है प्रॉपर, ठीक है। ठीक है, जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो भी अपनी बाउंड्री से कवर्ड होते हैं, जो भी अपने अलग अलग ऑर्गेनिल्स है वो भी बाउंड्री से कवर्ड होते हैं। तो ये पहले एक बेसिक डेफिनेशन। अब देखो इसमें समझेंगे चीजें, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके पास एक बड़ा सा राउंड सा एक गोल सा एक पार्ट होता है जिसके अंदर डीएनए सेफ रहता है। मैंने तो थोड़ा बहुत आपको डीएनए के बारे में भी समझा रखा है, ठीक है ना। और जो भी न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कवर्ड रहता है। तो न्यूक्लियस किससे कवर्ड रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एक पतली सी परत होती है जो उसके चारों ओर, मतलब कुछ नहीं है, हर किसी का एक पैकेट है, पैकेट मतलब जिसको उसको पैक कर रखा हो। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का भी एक पैकेट बना हुआ है, वो उसकी मेम्ब्रेन कहलाएगी। मेम्ब्रेन मतलब किसी भी चीज की परत, बाउंड्री, ठीक है ना। इसके बाद ऑर्गेनिल्स की बात करें तो देखो वहां ऑर्गेनिल्स क्या थी, एब्सेंट थी। अगर आप ध्यान से, यहाँ पे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिल्स कहलाती है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट ये एक ऑर्गेनिल्स कहलाती है। गोल्गी अपैरेटस जो हम आगे जाके देखेंगे, ये भी एक जो सेल है ना, सेल के अलावा बीच में न्यूक्लियस और उसके अलावा छोटी मोटी जो और भी चीजें होती हैं, ये सब वो ऑर्गेनिल्स कहलाती है, ठीक है ना। कह रहा है ये सब उसके अंदर कवर होती हैं यूकैरियोटिक में, और ये अच्छे से कवर्ड होती हैं बाउंड्री के साथ, मतलब इनके लिए भी अलग से इनकी बाउंड्री है जिसमें कवर्ड रहती है। इसके बाद मेरे भाई अलग से राइबोसोम्स, याद है राइबोसोम्स के बारे में हमने उसमें भी बात करी थी ऊपर प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एक बार देखो ध्यान से देखो, प्रोकैरियोटिक में हमने राइबोसोम्स के बारे में बात करी थी कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। जो राइबोसोम्स का काम क्या होता था, सेल के अंदर प्रोटीन बनाना। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक से बड़े होते हैं। यूकैरियोटिक में थोड़े से, अब देखो डिफरेंस डीपली बेटर है, दोनों में डिफरेंस पढ़ोगे तो आप बोलोगे दोनों में प्रेजेंट है, उसमें भी इसमें भी, लेकिन फर्क क्या है, इसमें थोड़े से बड़े प्रेजेंट होते, उसमें छोटे छोटे प्रेजेंट होते थे, ठीक है। और ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल मतलब सेल की बाउंड्री, बोलता है ये सिर्फ प्लांट्स, अच्छा सॉरी, एक होता है सेल वॉल और एक होता है सेल मेम्ब्रेन, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे अच्छे से, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में भी। तो यहाँ पे सेल वॉल की बात हो रही है। सेल वॉल ना सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, जो प्लांट्स के सेल होते हैं ना सिर्फ उनमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या बनाता है, ये किससे बना हुआ होता है, ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ये इसके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ छोटी छोटी चीजें जान रहे हैं कि सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और सेल वॉल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट के सेल में, एनिमल्स के सेल में नहीं होता। सेल वॉल जो होता है वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज से, जो एक हार्ड मटेरियल होता है जो प्लांट्स को अपनी शेप देता है, आकार देने में मदद करता है। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसके बाद अगर मैं बात करूं साइटोप्लाज्म, तो आपको पता है जैसे हम अगर सेल बनाए, देखो थोड़ा सा मेरा हल्का सा चिन्ह सा बना देता हूं। जैसे मान लो एक सेल होता है, तो सेल के बीच में आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है और इसके आसपास सब क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। और साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनिल्स पाई जाती है ना। तो आपको बोलता है कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जेली की तरह एक फ्लूइड होता है जो जिसमें ऑर्गेनिल्स क्या करती हैं, फ्लोट करते हैं। देखो बोल रहे ना ऑर्गेनिल्स है इसके अंदर। अब देखो उसका साइज छोटा था, यहाँ पे साइज जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर है। इसका साइज देखो 1 से 10 माइक्रोमीटर,
यहाँ 10 से 100 बड़ा साइज है इसका थोड़ा, है ना। एग्जाम्पल ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट से पाया जाएगा, एनिमल से पाया जाएगा, ह्यूमंस में पाया जाएगा, फंगाई में पाया जाएगा। फंगाई जैसे मशरूम, याद है फंगाई हमने पढ़ी थी कि फंगाई जो है यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी पढ़ी थी, है ना। और बाकी एक प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा टाइप होता है वो उसमें भी पाई जाता है, ठीक है। एक क्विक कंपैरिजन है, कंपैरिजन देखते हैं। अब मेन चीज ये है, देखो ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या बताओ, डिफरेंस बता दो, ठीक है। देखो न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक मतलब जो हमने पहले पढ़ा उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते थे और उसके अंदर न्यूक्लियोइड होता था, जो एक ओपन एरिया होता था, एक ओपन होता था और उसके अंदर डीएनए पाया जाता था न्यूक्लियोइड के अंदर, और उसकी भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती थी, ओपन होता था। और वो न्यूक्लियस में नहीं होता था, न्यूक्लियस तो वहां प्रेजेंट ही नहीं होता था, वहां न्यूक्लियोइड होता था। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियर बाउंड्री होती है और प्रोटेक्टिव कवर होता है चारों तरफ डीएनए के आसपास, ठीक है, मतलब प्रॉपर अच्छे से पैक्ड होता है। डीएनए की लोकेशन कहाँ होती है, अब देखो उसमें आप बताओ न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियोइड में, और न्यूक्लियोइड भी कोई फिक्स शेप नहीं है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो देखो साइटोप्लाज्म के अंदर लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि देखो ये अगर मेरा सेल हुआ और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस कहीं फिक्स ही नहीं है, तो ये पूरा हिस्सा क्या बचा, साइटोप्लाज्म बचा। तो साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी डीएनए पाया जा सकता है, फ्रीली फ्लोट कर रहा है किसके अंदर, न्यूक्लियोइड के अंदर, है ना, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं एक छोटा सा न्यूक्लियोइड होगा जो कहीं भी फ्रीली फ्लोट कर रहा है। देखो इसके अंदर का कहता है डीएनए, जो अब हम एडवांस सेल पढ़ रहे हैं, जो आज के टाइम पे हम सेल देखते हैं, जो आप जितने भी आप जिस सेल से बने हुए हो यूकैरियोटिक, कहता है ये वाले सेल, तो इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता था, अगर आपको याद हो डीएनए। देखो मैं आगे जाके चित्र से समझाता हूँ, ध्यान से देखो, ये आप देखो ये वाला चित्र पुराना वाला है और ये वाला आपका नया वाला चित्र है, ध्यान से देखो। इसके अंदर कहीं बिल्कुल बीच में आपको कहीं न्यूक्लियस नजर आ रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें देखो आप इसको प्रॉपरली, आपको बीच में न्यूक्लियस नजर आ रहा है और न्यूक्लियस के अंदर आपको इसमें डीएनए मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्म ये देखो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, और उसके बाद देखो ये ग्रीन वाले हिस्से को देखो, छोटा छोटा ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, राइबोसोम्स। अपन ने क्या पढ़ा प्रोकैरियोटिक में पुराने वाले में, कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं छोटे छोटे मात्राओं में दूर दूर, ये ग्रीन वाले में। अब यहाँ पे देखते हैं राइबोसोम्स कहाँ है, देखो आओ ढूंढो मेरे साथ। देखो यहाँ ये दिख रहा है ब्लैक डॉट में, ये भी यहीं पर है, लेकिन इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है ना। बाकी हमने यहाँ पे देखो क्रोमोसोमल डीएनए पाया गया, एक लाल सी कुछ लंबी सी रस्सी सी बंधी हुई है, और डीएनए इसके अंदर पाया गया, ठीक है ना। बाकी सेल वॉल दिख रही है आपको, ठीक है ना, और सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, बाकी ये प्रॉपरली इसके दिख रहा है। इसमें आप देखो, इसमें आप कहोगे भैया इसके अंदर सब मिक्स नजर आ रहा है, प्रॉपरली सेपरेटेड चीजें नहीं है और प्रॉपरली इसका न्यूक्लियस भी नहीं है, लेकिन यहाँ सब चीज है। देखो न्यूक्लियस पाया गया और ये हर बार इसके आसपास ही पाए जाएंगे, बाकी की चीजें जो हम आगे जाके पढ़ेंगे सब ऑर्गेनिल्स है उसके अलावा, ठीक है। आओ राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें छोटे होते हैं, इसमें बड़े होते हैं। सेल वॉल इसके अंदर भी पाए जाते हैं, इसके अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एनिमल्स में नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके अंदर जनरली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है ना। और साइज की हम बात करें 1 से 10 माइक्रोमीटर और इसमें 10 से 100 माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल है इसका मेरे भाइयों बैक्टीरिया, है ना, या फिर साइनोबैक्टीरिया ऐसे लिखा हुआ है। और अगला इसमें अगर हम बात करें ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल और अमीबा।